ओटी मैनुअल आज का हमारा ऑपरेटिव सर्जरी का ये टॉपिक है। इस पे हम कुछ अहम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्टरलाइजेशन क्या है, इसे क्यों करते हैं, मुख्तलिफ तरह के इंस्ट्रूमेंट को किस तरह स्टरलाइज किया जाता है, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट क्या है, सर्जन और उसके असिस्टेंट के लिए फुल एसेप्टिक प्रिकॉशंस क्या होती हैं, हैंड वॉश कैसे करते हैं, गाउन किस तरह पहनते हैं, पेशेंट की स्किन कैसे प्रिपेयर करते हैं, मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन में पेशेंट की पोजीशन क्या होती है, ड्रेपिंग कैसे करते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी आर्टिकल को लिविंग ऑर्गेनिज्म से फ्री किया जाता है। ओटी को फ्यूमिगेशन प्रोसेस से स्टरलाइज किया जाता है। उसके लिए 200 ml फार्मलिन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है और तकरीबन 30 मिनट का वक्त लगता है। ओटी को हफ्ते में 2 बार स्टरलाइज किया जाता है। ओटी वाल को कार्बोलिक एसिड से क्लीन करते हैं। स्टरलाइजेशन के लिए मुख्तलिफ तरह के ऑटोक्लेव होते हैं जिसमें स्टीम बनाई जाती है। इस स्टीम को एक ख़ास प्रेशर दिया जाता है। इसके लिए 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और फुल या होल स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए तकरीबन 30 से 45 मिनट लगते हैं। शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे नाइफ, सीजर, रेजर, चीसेल वगैरह को सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो स्टेराइल वाटर से वॉश किया जाता है और फिर उन इंस्ट्रूमेंट को एक शीट में ड्रैप करने के बाद ऑटोक्लेव में रखा जाता है। इसी तरह जो यूज्ड इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें सबसे पहले वार्म वाटर, डिटॉल या सेवलॉन से वॉश करते हैं। याद रहे कि ऑपरेशन मुख्तलिफ तरह के होते हैं और हर ऑपरेशन में कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, इसलिए एक हर ऑपरेशन के ताल्लुक से इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट की एक ट्रे बनाई जाती है और उस ट्रे को एक शीट में ड्रैप करके उस पर उस ऑपरेशन का नाम लिखकर लेबल कर दिया जाता है। फिर उस लेबल हुए ट्रे को ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन के लिए रख दिया जाता है। इसी तरह गाउन, एप्रन, मुख्तलिफ तरह के ड्रेप, टॉवेल और शीट को मुख्तलिफ साइज की बिन में रखा जाता है। फिर उसके बाद इन बिन्स को ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन के लिए रख दिया जाता है। ऑपरेटिव सर्जरी के ओटी मैनुअल की इस टॉपिक में एक अहम पॉइंट एडमिशन है। उमूमन सभी जो ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनको 2 दिन पहले, सर्जरी से 2 दिन पहले एडमिट किया जाता है। फिर आरएमओ या इंटर्नी की ये जिम्मेदारी होती है कि उस पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लें, उसकी वाइटल्स चार्टिंग करें, जो रिकमेंडेड इन्वेस्टिगेशन है उनको चेक करें। अगर कुछ चीज़ रह गई है या कोई इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं हुआ है तो उसे फिल फॉर करवा लें, जैसे हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, बीटीसीटी। अगर ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैचिंग की ज़रूरत है तो वो भी करवा लें। अगर हो चुका है तो उसे चेक कर लें। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक देख लें, ब्लड शुगर की लेवल क्या है। इसी तरह वायरल मार्कर्स नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। एक्सरे, ईसीजी की फाइंडिंग्स क्या हैं। अगर कोई पार्टिकुलर या स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है तो वो भी करवा लें, जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बात आती है एग्जामिनेशन की। सभी ऑपरेटिव पेशेंट के जो ऑपरेटिव फील्ड हैं उनको सबसे पहले एग्जामिन करना चाहिए, ताकि अगर कोई सेप्टिक स्पॉट है तो सबसे पहले उसे ट्रीट किया जाए, फिर ऑपरेशन के लिए पेशेंट को ले जाया जाए। पेशेंट की आईवी लाइन अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश होनी ज़रूरी है। इसी तरह जो रिकमेंडेड प्री मेडिकेशंस हैं उसका भी एप्लीकेशन ज़रूरी है। ओटी का जो पेशेंट होता है उसको वार्ड में ही ड्रेस दे दिया जाता है। फिर वार्ड बॉय की ये जिम्मेदारी होती है कि उस पेशेंट को ओटी रिसेप्शन तक ले आए। फिर ओटी रिसेप्शन से ओटी स्टाफ उस पेशेंट को रिसीव करते हैं और उसे ओटी टेबल तक पहुंचाते हैं। लेकिन ओटी स्टाफ ओटी टेबल तक पहुंचाते वक्त या उस दरमियान वो सभी ज़रूरी फाइल चेक करते हैं जो कहीं ना कहीं ऑपरेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे पेशेंट की आईवी लाइन हो,
या पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन हो या प्री मेडिकेशन हो। सर्जन और उसके असिस्टेंट ओटी में पहले से मौजूद वेस्ट, ट्राउज़र, कैप, मास्क, शूज़ वगैरह पहनते हैं। उसके बाद वॉश या वॉशिंग स्टेशन पहुंचते हैं जहां वो हैंड वॉश करते हैं। हैंड वॉश करने के लिए कुछ लिक्विड या बीटाडीन स्क्रब का इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड सॉप का इस्तेमाल किया जाता है या क्लोरहेक्सिडीन का इस्तेमाल किया जाता है। और वॉश करते वक्त नेल और हैंड क्रीजेस पर एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। इस पूरे वॉशिंग प्रोसेस में तकरीबन 10 to 15 मिनट का वक्त लगता है। हैंड वॉश करने के बाद सर्जन और असिस्टेंट स्टेराइल टॉवल से अपने हैंड ड्राई करते हैं, फिर गाउन पहनते हैं। गाउन पहनने के बाद एग्जैक्ट साइज के ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स पहनने के बाद कभी भी अपने हाथ को हैंग नहीं करते हैं, बल्कि एल्बो को फोल्ड करके अपने चेस्ट के सामने रखते हैं। फिर ऑपरेटिव जो प्रोसीजर है उसमें एक अहम पॉइंट है स्किन की प्रिपरेशन। पेशेंट की स्किन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। पेशेंट की स्किन वार्ड में एक बार प्रिपेयर की जाती है। ऑपरेशन से पहले, एक दिन पहले या शाम में पेशेंट की स्किन को सबसे पहले सॉप से अच्छे से स्क्रब किया जाता है, फिर उसके बाद शेव कर दिया जाता है। ओटी टेबल पे स्क्रब नर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि पेशेंट की ऑपरेटिव फील्ड और उसकी सराउंडिंग को अच्छे से पेंट करे। इसमें 3 कोटिंग पेंट होता है। सबसे पहले सेवलॉन का इस्तेमाल होता है जिससे स्क्रब किया जाता है, फिर उसके बाद बीटाडीन के बाद स्प्रिट का इस्तेमाल होता है। इन तीनों ये तीन जो मटेरियल हैं, एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशंस हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए उमूमन गॉस पीस होती है और उस गॉस पीस को स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप्स से ग्रैब्स करते हैं। ओटी टेबल पे पेशेंट की स्किन पेन करते वक्त या क्लीन करते वक्त हमेशा सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाते हैं और सेंटर क्लीन होने के बाद कभी भी दोबारा पेरीफेरी से सेंटर की तरफ नहीं आते हैं। फिर बात आती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिव टेक्निक की। ऑपरेशन मुख्तलिफ तरह के होते हैं और हर ऑपरेशन में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव टेक्निक है, वही इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी नई टेक्निक का इस्तेमाल जो राइज नहीं है, जो अभी तक बुकिश नहीं है, उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन मुख्तलिफ तरह के होते हैं और हर ऑपरेशन की एक अपनी पोजीशन होती है। जैसे हेमोराइड के ऑपरेशन के लिए लिथोटोमी पोजीशन, इसी तरह किडनी और उससे रिलेटेड ऑपरेशन के लिए लोइन पोजीशन, कोलिसिस्टेक्टोमी के ऑपरेशन के लिए रिवर्स ट्रेंडिलनबर्ग पोजीशन, इसी तरह प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर के लिए ट्रेंडिलनबर्ग पोजीशन। ये सब पोजीशन दरअसल आसानी से ऑपरेशन के लिए या फिर कोई दूसरा आर्गन उस ऑपरेशन के दौरान अफेक्ट ना हो, ज़रूरी होती है। फिर जब स्किन हम क्लीन कर लेते हैं, पेशेंट की पोजीशन बना लेते हैं, तो बात आती है ड्रैप करने की। हम ऑपरेटिव फील्ड को ओपन छोड़ते हैं और बाकी हिस्से को स्टेराइल शीट से ड्रैप कर देते हैं, जिससे एक लार्ज या बड़ा एरिया स्टेलाइज मिल जाता है और ऑपरेटिव जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी हैंडलिंग में आसानी होती है और एक बड़ी स्टेलाइज फील्ड मिल जाती है। ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था ओटी मैनुअल पे। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से इसे सुना होगा। अगर कोई बात या कोई सवाल आपके जहन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। शुक्रिया।